मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। आज जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से, यानी कि आज हम अपनी फर्स्ट यूनिट के थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और हमारी फर्स्ट यूनिट के थर्ड चैप्टर का जो नाम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के नाम से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं कि हमें पोटेंशियल की जरूरत क्यों होती है। तो मैं चैप्टर वाइज बात करता हूँ। हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी किया इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलॉम फोर्स के नाम से टॉपिक। और इस इलेक्ट्रिक फोर्स को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने स्टडी किया किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। यानी कि हमारा जो फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर हम लोगों ने फिर स्टडी किया किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। यानी कि इस फोर्स को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने किसको स्टडी करना पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना पड़ा। क्योंकि आपके पास यहां से जो एक रिलेशन आती है कि जो फोर्स होता है हम लोगों के पास वो क्या इनटू ई होता है। अगर आप लोगों को वहां किसके बारे में पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स को काउंट कर सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए किसको स्टडी करेंगे, पोटेंशियल को स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे, पोटेंशियल को। यानी कि इसको निकालने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, पोटेंशियल का यूज कर सकते हैं। अब यहां अंतर क्या है, जो आपका फोर्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटीज है। ये कैसी क्वांटिटीज थी हम लोगों के पास, वेक्टर क्वांटिटीज थी। तो हम लोग यहां इनको वेक्टर क्वांटिटीज लिखेंगे या वेक्टर्स लिख देंगे। अब इसमें हम लोग देखते हैं जो हमारे पास पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी हम लोगों के पास, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इस स्केलर क्वांटिटी की जरूरत क्यों है, सबसे पहली बात तो हम लोगों के पास ये आती है। मैं बात करता हूं, मान लीजिए किसी पाइप के अंदर से वाटर फ्लो करना है, तो पानी कब फ्लो कर पाता है। अगर मैं लिखता यहां भी प्रेशर पी था और यहां भी प्रेशर पी था, यानी कि प्रेशर डिफरेंस कितना था, 0 था, तो हम लोग क्या लिखेंगे ऐसी कंडीशन के अंदर, नो वाटर फ्लो, कोई वाटर फ्लो नहीं है। ऐसी कंडीशन के अंदर पानी नहीं बह पाएगा इस पाइप के अंदर से। अगर आपके पास यहां भी प्रेशर P था और यहां भी प्रेशर P था, अगर ये ऐसे होता P1 P2 और प्रेशर P1 ग्रेटर होता किससे, प्रेशर P2 से, तो यहां डेल्टा P यानी कि प्रेशर डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0, और ऐसी कंडीशन में वाटर फ्लो क्या होता, इस पाइप के अंदर से आसानी से हो पाता। या वाटर फ्लो या कोई भी लिक्विड का या फ्लूइड का फ्लो प्रेशर डिफरेंस की प्रेजेंस में ही हो पाएगा। ये हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर स्टडी किया है। अगर मैं बात करता किसी कंडक्टर के अंदर से हीट फ्लो की, तो वो हीट फ्लो कब हो पाता, जब वहां क्या होता, टेम्परेचर डिफरेंस होता। क्या रहता, टेम्परेचर डिफरेंस होता। क्योंकि हम लोगों ने स्टडी किया है जो हीट है वो फ्लो करती है हाई टेम्परेचर साइड से लो टेम्परेचर साइड की तरफ। ऐसे ही इसकी जरूरत है हम लोगों को, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है किसको निकालने के लिए, करंट को निकालने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए, या इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हम लोगों को किसकी जरूरत रहेगी, पोटेंशियल की जरूरत रहेगी। तो देखिए पोटेंशियल के कारण हम लोग ये पता कर पाते हैं कि कैसे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है यानी कि क्या है वो फ्लो कर पाएगा। और जो आपका चार्ज है वो फ्लो करेगा हमेशा हाई पोटेंशियल साइड से लो पोटेंशियल साइड की तरफ। यानी कि जो चार्ज है वो फ्लो करेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की मैं यहां बात कर रहा हूं, और जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये हमेशा फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल साइड से लो पोटेंशियल साइड की तरफ। दैट मींस यहां किसका होना जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है।
किसके लिए? चार्ज के फ्लो के लिए किसका होना जरूरी है? पोटेंशियल का होना जरूरी है। अब हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। अब देखिए हम लोग क्यों यहाँ 11th क्लास के एग्जांपल्स को ले रहे हैं, ताकि आप लोग आसानी से जो पोटेंशियल का कंसेप्ट है उसको क्लियर कर पाओ, या पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट आज हम लोगों ने यहाँ जो स्टडी करना है उसको हम लोग आसानी से स्टडी करें। तो हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। हम कहते हैं ये मान लीजिए हम लोगों की अर्थ है और हमारी अर्थ के सरफेस से h हाइट पे कोई टेस्ट मास ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है m0। तो हम अगर बात करते इस टेस्ट मास ऑब्जेक्ट के पास कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम लोग कहते ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी m0g(h) के बराबर है। क्या ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपने आप आई है या इसके पीछे कोई और कारण है? हम लोगों ने देखा कि जो ये टेस्ट मास ऑब्जेक्ट m0 है ये हमारी अर्थ के कौन से फील्ड के अंदर है? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। ये हमारी अर्थ के कौन से फील्ड में है? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। और इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हमारी अर्थ क्या करेगी? इस टेस्ट मास ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और कौन सा फोर्स लगाती है? ग्रेविटी लगाती है। यानी कि जो वेट है बॉडी का वो m0g के बराबर है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होती है। अब ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने क्या करना पड़ेगा? m0gh को प्राप्त करने के लिए इस टेस्ट मास ऑब्जेक्ट के ऊपर किसको लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स को लगाना पड़ेगा और वो एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा? इस m0g को बैलेंस करेगा। तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास Fe यानी कि एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके बराबर है? m0g के बराबर है। और इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण ये बॉडी किसके अंदर गई? इक्विलिब्रियम के अंदर जाती है और इस इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर टोटल फोर्स जो है यहाँ वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और न्यूटन फोर्स लॉ हमें क्या कहता है? जब टोटल फोर्स 0 होता है तो ma वहां यानी कि मास इनटू एक्सीलरेशन 0 और एक्सीलरेशन वहां 0 के इक्वल रहेगा ऐसी कंडीशन में, क्योंकि मास आपका क्या रहेगा? नॉन जीरो। और ऐसी कंडीशन के अंदर या तो वेलोसिटी क्या हो सकती है? 0, या वेलोसिटी क्या हो सकती है? कांस्टेंट। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ की हम बात करते हैं और न्यूटन फर्स्ट लॉ के अनुसार आप ऐसे ऑब्जेक्ट को h हाइट पे बनाए रखने के लिए जो भी वर्क डन करोगे वो वर्क डन कौन सी एनर्जी में जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जाएगा। तो यानी कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन के अंदर ही क्या हो पाया? ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल पाए। अगर मैं इस Fe को हटा दूं जो कि ग्रेविटी के अपोजिट था, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगी हमारी अर्थ? इस m0 को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी और उस दौरान इसके अंदर क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इसके पास दोनों तरह की एनर्जी प्रेजेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी, यानी कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रहेगी। तो अब ये नॉन इक्विलिब्रियम सिचुएशन के अंदर है। तो नॉन इक्विलिब्रियम सिचुएशन में क्या रहेगा? दोनों तरह की एनर्जी प्रेजेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी भी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी। तो दैट मींस अगर खाली हम लोगों ने किसको निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है, तो वहां कौन सी सिचुएशन बनाना जरूरी है? इक्विलिब्रियम सिचुएशन बनाना जरूरी है। और इस इक्विलिब्रियम सिचुएशन में क्या होगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ काम करेगा और न्यूटन फर्स्ट लॉ के अनुसार अगर आप ऐसी कंडीशन में कोई भी वर्क डन करते हो वो वर्क डन उस दौरान उस बॉडी के अंदर स्टोर होगा। कौन सी एनर्जी के अंदर? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आज का जो टॉपिक आप लोगों का वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और जो कि हमें इंफॉर्मेशन देगा कि कैसे कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने स्टडी किया है चार्ज की रेस्ट वाली सिचुएशन को, और मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन जब आप लोगों को बताई थी
तो उस टाइम पे बता दिया था कि कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्ज को रेस्ट में स्टडी करो। तो चलिए आप लोग बात करोगे अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। और रही बात, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ जाता है तो हम लोगों के लिए बिल्कुल आसान रहेगा किसको समझना, पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट को समझना। तो चलिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ओ पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू जो है आपका वो एक सोर्स चार्ज है। कैसा चार्ज है ये? एक सोर्स चार्ज है। कौन से पॉइंट पे? इस ओ पॉइंट के ऊपर। और इससे मान लीजिए कुछ दूरी के ऊपर, यानी कि ओ से लेकर और ये आपका ए पॉइंट है, यहां इस ए पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है। और टेस्ट चार्ज भी हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। अब प्लस और प्लस के बीच में क्या रहेगा? रिपल्सन। और आप लोगों को पता है कि जो रिपल्सिव फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसे होती है? नॉर्मली आउटवर्ड। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि यहाँ जो रिपल्सिव फोर्स है उसकी डायरेक्शन कैसे है? नॉर्मली आउटवर्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है? नॉर्मली आउटवर्ड। और जो आपका ये फोर्स है यहाँ इस टेस्ट चार्ज पे वो क्यू नॉट इंटू में ई वेक्टर के इक्वल है। इसके इक्वल आ जाएगा क्यू नॉट इंटू में ई वेक्टर के इक्वल। अगर मैं यहां बात करता, अब मुझे क्या करना है? इस टेस्ट चार्ज को इस फोर्स के अगेंस्ट, यानी कि रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट लेके जाना है, इसके खिलाफ लेके जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स को लगाएंगे। और कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे? अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को इस F फोर्स से, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कम रखता हूं, तो ये चार्ज किस तरफ जाएगा? वापस आउटवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। अगर ज्यादा लगा दूंगा तो बहुत जल्दी से ये किस तरफ आएगा? इस सोर्स चार्ज की तरफ आ जाएगा। तो हम लोग क्या करें? बैलेंस करें। हम कितना फोर्स लगाए? एक्सटर्नल फोर्स उतना लगाए जो किसके बराबर हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के बराबर रहे। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करता हूं, यहां इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के ऊपर जो फोर्स लगाऊंगा, एक्सटर्नल फोर्स, वो इक्वल होगा किसके? इस रिपल्सिव फोर्स के। तो हम लोग यहां लिखेंगे F वेक्टर, यानी कि जो रिपल्सिव फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट हो किसके? इस एक्सटर्नल फोर्स के। तब हम लोग क्या कर पाएंगे? इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवा पाएंगे। अब ऐसी कंडीशन में मैं अगर यहां टोटल फोर्स की बात करूं तो नेट फोर्स, यानी कि टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? यहां 0। और जब टोटल फोर्स 0 होता है तो अभी आप लोगों को बताया गया था मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इस चार्ज पार्टिकल का मास m है तो ये m इनटू में a कितना हो जाएगा? 0। और a यहां ऐसी कंडीशन में कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि m तो क्या है आपका मास, यानी कि नॉन जीरो होता है। और मैंने अभी बताया कि ऐसी कंडीशन में v क्या होगी? या तो 0 होगी या v क्या होगी? यहां कांस्टेंट रहेगी। और ऐसी कंडीशन में आप जो भी वर्क डन करोगे, यानी कि हम लोग इस टेस्ट चार्ज को इतना धीरे धीरे मूव करवाएं कि वहां टेस्ट चार्ज के अंदर किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन ना आए। देखिए, या तो ये टेस्ट चार्ज रेस्ट में रखें, लेकिन रेस्ट में तो रखने की हम लोग बात कर ही नहीं रहे, तो ये वाली कंडीशन तो मैं यूज करता ही नहीं। यार मैं ये वाली कंडीशन यूज करता हूं, v कांस्टेंट है इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल के अंदर, और इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को धीरे धीरे ऐसे से मूव करवाएंगे हम लोग ताकि यहां इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल में किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन ना आ पाए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आप वर्क डन कर रहे हो, इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ले आने के लिए
तो ऐसी कंडीशन में वो वर्क डन कौन सी एनर्जी में जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ही जाएगा। आप समझे मेरे हिसाब से इस बात को कि कैसे किसी टेस्ट चार्ज पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है। एक्चुअल में वो हम लोग क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, किसी दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ और आएगी। तो ऐसी कंडीशन में ये हम लोग किसको निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को निकाल लेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ चुकी है कंडीशन। हम लोग क्या करें, इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को इतना स्लोली मूव करवाएं कि उस मूवमेंट के कारण उस चार्ज पार्टिकल के अंदर किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन ना आए, और ऐसी कंडीशन में ही जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। और यहाँ कौन सी सिचुएशन आ चुकी होगी, उस दौरान इक्विलिब्रियम आ चुकी है, यानी कि नेट फोर्स वहां जीरो हो चुका है, तभी वहां जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके डेरिवेशन को निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन को निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करता हूँ कि हमारे पास जो क्यू है वो सोर्स चार्ज है, और ई जो है उस सोर्स चार्ज का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ओ से लेकर ए तक की जो डिस्टेंस हम लोगों ने मान ली वो हम लोग मानते हैं x डिस्टेंस। तो इस x डिस्टेंस पर हम लोग कूलॉम फोर्स की बात करें तो मैं यहां लिखूंगा डेरिवेशन के अंदर, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ F वेक्टर एट पॉइंट A इज, तो F यानी कि फोर्स ए पॉइंट पे हम लोगों के पास है k क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा k क्यू नॉट एक्स की माइनस 2, ये आ जाएगा। अब मान लीजिए मैंने इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा मूव करवाया है, कितना डिस्प्लेसमेंट दिया, dx डिस्प्लेसमेंट दिया, और जो वो dx डिस्प्लेसमेंट है वो मान लीजिए a से b पॉइंट तक है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट है। तो हम लोग यहां लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट फ्रॉम A टू B। अब देखिए आप फोर्स किस तरफ है, इस तरफ, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल जाएगा वो कितना एंगल आएगा, 180 डिग्री के एंगल। और वर्क डन हम लोगों को पता है हम कैसे निकालते हैं, F डॉट dx। तो यहाँ जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है dw रहेगा, वो आ जाएगा हम लोगों के पास F वेक्टर डॉट dx वेक्टर। आप लोगों को पता है जब आप लोग डॉट प्रोडक्ट को हटाते हो तो उस टाइम पे कोस एंगल कंसीडर करते हो, तो फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है। यहाँ हम जो वर्क डन निकाल रहे हैं रिपल्सिव फोर्स के कारण निकाल रहे हैं, नॉट एक्सटर्नल फोर्स। ये और याद रखना आप लोगों को, एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन नहीं निकाल रहे, हम रिपल्सिव फोर्स के कारण वर्क डन निकाल रहे हैं। तो वर्क डन बाय रिपल्सिव फोर्स में लिख सकता हूं, तो वो हम लोगों के पास आ जाएगा F dx cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हम लोगों के पास -f dx के इक्वल, और f की मैं वैल्यू लिखूंगा तो -k क्यू नॉट x की पावर -2 और इनटू dx। ये हम लोगों के पास क्या आ जाता है, वर्क डन की सिचुएशन आ जाती है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाता है। अगर मैं यहां वर्क डन दो पॉइंट के बीच में निकालता और वो दो पॉइंट के बीच में वर्क डन मान लीजिए आपका P से Q पॉइंट के बीच में मान लीजिए मैं वर्क डन निकालता हूं, तो मैं O से लेकर Q तक की जो डिस्टेंस लिखता हूं वो मान लीजिए हमारे पास R से लिख लेते हैं हम लोग इसको, ये आपके पास R1 वेक्टर है,
इनिशियल पोजीशन मान लीजिए आपकी, या फाइनल पोजीशन लिखेंगे हम इसको यहाँ, और से पी तक की जो पोजीशन है हम लोगों के पास, वो आपके पास मान लीजिए R2 है। तो या फिर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, मेरे पास इनिशियल पोजीशन R1 ले ली मैंने, फाइनल पोजीशन हमारे पास R2 है। समझो इस बात को क्यों लिया हम लोगों ने यहाँ R1 R2। मैंने माना कि स्टार्टिंग में जो ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल था वो P पॉइंट पे था, बाद में हम उसको कहां तक लेके आए, इस Q पॉइंट तक लेके आए हैं। तो इनिशियल पोजीशन कौन सी हुई हमारी P पॉइंट पे यानी कि R1, और फाइनल पोजीशन हमारी क्या हुई Q पॉइंट पे यानी कि R2। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हम लोगों ने निकालना है हम वो कहां से निकाले, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। तो हम लोग लिखेंगे अब आगे, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी कि W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW, और इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, इनिशियल लिमिट यानी कि R1 से फाइनल लिमिट R2 तक, और ये वैल्यूज लिखोगे आप यहाँ माइनस के क्यू नॉट एक्स की -2 dx, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। अब आपका इंटीग्रेशन किसका होगा, जिसके साथ x जुड़ा है यानी कि x की -2 dx का, और आप लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, पावर में एक ऐड होता है, और डिवाइड के अंदर भी पावर में क्या होगा, एक ऐड होगा। तो हम लोग यहाँ इस रिजल्ट को लिखेंगे माइनस के क्यू नॉट बाहर आएगा, और ये हमारे पास यहाँ x की पावर में एक ऐड -2 + 1, और नीचे डिवाइड में भी -2 + 1, और लिमिट रखी जाएगी फिर R1 से R2 तक। ये यहाँ इंटीग्रेशन का रिजल्ट आता है हम लोगों के पास, x की -2 + 1 यानी कि x की पावर -1, -2 + 1 यानी कि -1, ये माइनस प्लस हो जाएगा हम लोगों के पास, और x की -1 यानी कि 1/x। तो मैं इस रिजल्ट को लिखूंगा k क्यू नॉट 1/x लिमिट R1 से R2। अब देखिए हम लोगों के पास क्या करना है, हम लोगों ने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के नाम से रिजल्ट रखते हैं हम लोग। तो k क्यू नॉट, एक बार मैं x की जगह पे क्या रखूंगा R2 यानी कि अपर लिमिट, फिर x की जगह पे R1 यानी कि लोअर लिमिट। तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1, और दिस इज इक्वल टू k क्यू नॉट बाय R2 माइनस k क्यू नॉट बाय R1। एक्चुअल में ये क्या हम लोगों के पास दो पॉइंट पे वर्क डन का रिजल्ट है, एक आपका क्यू पॉइंट पे वर्क डन का रिजल्ट, एक आपका पी पॉइंट पे वर्क डन का रिजल्ट। जो ये वर्क डन है हमारे पास ये क्यू पॉइंट पे है, और ये जो वर्क डन है हम लोगों के पास ये कौन से पॉइंट पे है, पी पॉइंट पर है। तो मैं यहाँ इसको ऐसे लिख देता हूँ, मान लीजिए WQ और माइनस WP। अब ये क्या है, वर्क का डिफरेंस हुआ। तो इसको, और हम लोगों ने बताया कि जो हमारे पास नेट वर्क डन है WQ माइनस WP आ चुका है। मैंने कहा कि एक तो हमारे पास वर्क डन था Q पॉइंट पे, एक का वर्क डन जो हमारे पास वो P पॉइंट पे है ये। और ऐसी कंडीशन में जो वर्क डन हमारे पास वो कौन सी एनर्जी की फॉर्म में था, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में था। तो ये एक पोटेंशियल एनर्जी होगी Q पॉइंट पे, और एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारी P पॉइंट पे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बोलेंगे। और ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो होगा हम लोगों के पास वो डेल्टा U, हम लोग डेल्टा जो साइन लेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के लिए लेंगे, और ये जो हमारे पास आ जाता है ये वर्क डन का रिजल्ट आ जाता है P से Q पॉइंट की तरफ, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ जाएगा P से Q पॉइंट की तरफ आ जाता है। तो ये हम लोगों के पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम P पॉइंट टू Q पॉइंट, या फ्रॉम Q पॉइंट टू P पॉइंट। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है इसकी अगर हम लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है तो हम इस डेफिनेशन को कैसे लिखें, तो हम लोग इस डेफिनेशन को लिखेंगे यहाँ कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a test charge particle from one point to
another point यानी कि from P point to Q point without any acceleration against the electrostatic repulsive force। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है यहां, ये आपका क्या है, मैं यहां लिखता हूं इसको, ये होगा हम लोगों के पास अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स विदाउट एनी एक्सेलेरेशन, amount of work done against F vector without any acceleration in moving Q naught from one point to another point। So this is the change of potential energy। तो ये चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है हम लोगों के पास। अब एक और बात समझिए, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कम है हम लोगों के पास, R2 जो है वो कम है। और आप लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में है, या ये वाला जो वर्क डन है, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू कम होगी हमारे पास वो ज्यादा रिजल्ट होगा। तो टेस्ट चार्ज Q नोट के अंदर Q पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा है, और P पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम है। क्यों है ऐसा? क्योंकि Q पॉइंट पे क्या है, यानी कि अगर टेस्ट चार्ज जितना नजदीक होगा सोर्स चार्ज के, वहां उसके ऊपर उतना ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं बात करता इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो Q पॉइंट पे ज्यादा है, कौन से पॉइंट से, P पॉइंट से। इस कारण क्या है, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है टेस्ट चार्ज के अंदर वो Q पॉइंट पे ज्यादा है, किससे, P पॉइंट से। और ये जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है U Q माइनस में UP। दिस इज द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो आएगा वो कैसे निकाला हम लोगों ने, अमाउंट ऑफ वर्क डन किया किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज Q नोट के ऊपर, उसको P पॉइंट से Q पॉइंट तक मूव करवाने के लिए बिना किसी एक्सेलरेशन के, किसके अगेंस्ट, रिपल्सिव फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो ये हम लोगों के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आ जाता है। और ऐसे ही हम लोगों के पास आएगा फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कंसेप्ट। अब अगर आप लोगों को खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, क्योंकि ये तो क्या हम लोगों के पास पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, किसका डिफरेंस है ये, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। अगर खाली हम लोगों ने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हमारे पास कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है, और वो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास क्या होगा, इंफिनिटी। तो उस दौरान हम लोग क्या करते हैं, P पॉइंट को कहां मानते, इनफाइनाइट पर मानते। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों के पास जो R1 की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है। यहाँ पे तो हम लोग लिखेंगे R, और R1 की जगह पे लिखेंगे इंफिनिटी। तो हम लोग जब क्या करेंगे, R2 की जगह पे, R1 की जगह पे तो हम लोगों ने लिखना है इंफिनिटी, R2 की जगह पे R लिखेंगे। तो ऐसे हम लोगों के पास जो रिजल्ट आएगा, फिर इंफिनिटी से R लिमिट आएगी, और इंफिनिटी से R लिमिट जब हम लोग रखेंगे तो ये रिजल्ट हम लोगों के पास आ जाएगा Q नोट और 1/R माइनस 1/इनफाइनाइट और इज इक्वल टू Q नोट बाय R। तो बार से सुनिए, हम लोगों ने अगर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए हम लोग R1 जो था हम लोगों के पास वो पुट कर देते हैं इनफाइनाइट के इक्वल, और R2 जो हमारे पास आ जाता है वो हम लिख लेते हैं R के इक्वल। और हमारे पास इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट इंटीग्रेशन करना था हम लोगों ने, तो R1 इंफिनिटी, R2 हमारा R। तो ऐसे जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट बचेगा, और जो ये एनर्जी आ जाएगी आपकी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ जो आपका इनफाइनाइट है वो इनफाइनाइट पॉइंट आपका क्या कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट कहलाता है, क्योंकि इस पॉइंट पे एक चीज निश्चित है, और वो क्या निश्चित है कि इस इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, 0 है,
और ऐसी कंडीशन में आप लोग सिर्फ एक ही पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को प्राप्त करते हो और वो क्यू पॉइंट पे जो कि के क्यू नॉट बाय आर के बराबर आ जाती है और ये आप लोगों के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो मैंने दो एनर्जी बताई यहाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस यू क्यू माइनस यूपी, आप वीडियो को देख लेना रिवाइज करके पीछे की तरफ रिपीट करके, और उसके बाद आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि के क्यू नॉट बाय आर के बराबर। तो ये आप लोगों के पास कंसेप्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।